हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लो यूनिवर्स। स्टूडेंट प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर लीगल लेक्चर्स विद द सिंपल एक्सप्लेनेशंस एंड द इजी नोट। तो चलिए हम आज के लेक्चर को हमारा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कोड ऑन वेजेस 2019 का एक बहुत ही कोर कंसेप्ट है जो कि है मिनिमम वेजेस का, जो सेक्शन 5 to 14 में कवर किया गया है। स्टूडेंट्स, जे वर्कर को मिनिमम लीगल सैलरी इंश्योर करने के लिए बनाई गई हैं जे प्रोविजंस। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, जब हम कोड ऑन वेजेस 2019 की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कोर्ट ने इंडियन लेबर लॉ में मिनिमम वेजेस को एक लीगल इंटाइटलमेंट बना दिया है। पहले का जो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 था ना, वो सिर्फ कुछ सेक्सुअल एम्प्लॉयमेंट्स तक ही लिमिटेड था एंड इसी वजह से देश का बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन से बाहर ही रह जाता था। लेकिन अब कोड ऑन वेजेस ने इस लिमिटेशन को रिमूव कर दिया है एंड मिनिमम वेजेस को ऑलमोस्ट हर एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल बना दिया है। हम सेक्शन 5 to 14 जो कि मिनिमम वेजेस के साथ डील करते हैं, इनको एक साथ देखें तो ये बताते हैं कि स्टेट का विजन सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना नहीं है, बल्कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है जहां वर्कर डिग्निटी के साथ जी सके, रह सके। इसीलिए मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट डायरेक्टली आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 43 से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है। लॉ मानता है कि अगर वेज ही इतना कम है कि वर्कर अपनी बेसिक नीड पूरी नहीं कर सकता, तो वो डिग्निटी के साथ जीवन नहीं जी सकता। वेजेस इतनी तो होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी काफी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सन अपनी डेली की बेसिक नीड्स को पूरा कर सके। नाउ लेट्स वी सी द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम वेजेस। स्टूडेंट्स, मिनिमम वेजेस का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि वर्कर जिंदा रहे, मतलब लिविंग रहे, बल्कि ये भी है कि वर्कर सब्सिस्टेंस लेवल से ऊपर का जीवन जी सके, अपनी लाइफ को अच्छे से विद फुलफिलमेंट ऑफ ऑल द बेसिक नीड के साथ जी सके। लॉ ये मानता है कि एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब वर्कर मजबूरी में काम वेज एक्सेप्ट करते हैं, मतलब वर्कर्स कम रेट पर काम नहीं करना चाहते, बट उनकी मजबूरी होती है अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, तभी ही वो कम पैसों पर काम करने के लिए मान जाते हैं एंड इसी बात का फायदा एम्प्लॉयर्स जो काम देने वाले होते हैं वो उठाते हैं वर्कर की मजबूरी का। इसलिए इस न्यू कोड का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव लेबर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इनफॉर्मल सेक्टर में। इसके साथ साथ न्यू कोड का एम ये भी है कि पूरे देश में यूनिफॉर्म वेज प्रोटेक्शन मिल सके, सो दैट कि कोई भी स्टेट या फिर एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस के कंसेप्ट को डाइल्यूट ना कर सके। स्टूडेंट, साथ ही साथ में इस कोड में जेंडर बेस्ड वेजेस डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करना भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस कोड का, सो दैट कि सेम नेचर ऑफ वर्क के लिए मिनिमम लेवल पर भी अनइक्वल पे ना हो। तो ओवरऑल स्टूडेंट, ये प्रोविजन वेलफेयर स्टेट एंड सोशल जस्टिस के कंसेप्ट को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं। वेजेस के ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड हम एक जजमेंट देखते हैं कि है विजया कॉटन मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयर की पेइंग कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं करता, जो वर्कर का राइट है। इसी फिलोसफी को कोड ऑन वेजेस 2019 ने स्टैट्यूटरी फॉर्म दी है। स्टूडेंट्स, जे प्रोविजंस मतलब मिनिमम वेजेस की जो प्रोविजंस है अंडर न्यू कोड, जे ओवरऑल सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को प्रैक्टिकल शेप देते हैं। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 5। कोड ऑन वेजेस का सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल सेक्शन माना जाता है। इस सेक्शन का सिंपल सा मैसेज ये है कि कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉई को मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट नहीं कर सकता। ये ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं। स्टूडेंट, एम्प्लॉयर ये नहीं कह सकता कि बिजनेस लॉस में है, कंपटीशन ज्यादा है एंड एम्प्लॉय का आउटपुट कम है, ऐसे कोई भी अननेसेसरी रीजन देकर वर्कर की वेजेस को वो कम नहीं कर सकता। इस सेक्शन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ये है कि ये मिनिमम वेजेस को एम्प्लॉयमेंट की नेचर से इंडिपेंडेंट बना देती हैं। स्टूडेंट, चाहे ही वर्कर परमानेंट हो, टेम्पररी हो, कैजुअल हो, डेली वेजर हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, अगर वो वर्कर एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं तो उसको मिनिमम वेजेस मिलना ही चाहिए। तो इस तरह सेक्शन 5 अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए एक प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला क्रिएट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जहां एक और इम्पोर्टेंट बात समझना भी बहुत जरूरी है कि मिनिमम वेजेस का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होता।
मिनिमम वेजेस में बेसिक वेजेस के साथ साथ डियरनेस अलाउंसेस एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी इंक्लूडेड होते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है कि महंगाई इंक्रीज होने पर अगर वेजेस सेम रहेंगी तो वर्कर की रियल इनकम एक्चुअली में कम हो जाती है। तो सेक्शन 5 का पर्पज ये इंश्योर करना है कि वर्कर की परचेजिंग पावर प्रोटेक्टेड रहे। एंड कोर्ट्स भी हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि मिनिमम वेजेस का पेमेंट एक नॉन नेगोशिएशन स्टूडेंट्स मेरी टंग स्लिप हो रही है बिकॉज आई हैव अ कफ एंड कोल्ड। मतलब कोर्ट ने हमेशा इस बात पर भी फोकस करा है कि मिनिमम वेजेस का पेमेंट एक नॉन नेगोशिएबल राइट है। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट करता है तो ये सिर्फ लेबर लॉ का वायलेशन नहीं बल्कि आर्टिकल 21 के अगेंस्ट भी माना जाता है। स्टूडेंट, इस सेक्शन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वर्कर को वेज एक्सप्लॉयटेशन से बचाना एंड उसकी बेसिक ह्यूमन नीड्स को प्रोटेक्ट करना है। लॉ ये मानता है कि अगर वर्कर को मिनिमम वेजेस भी नहीं मिल रही तो वो डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जी सकते। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स वी डिस्कस सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 5 वन बाय वन और सम अदर पॉइंट्स। लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स की क्या ड्यूटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। स्टूडेंट, सेक्शन 5 के अंडर हर एम्प्लॉयर पर एक मैंडेटरी एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटी इंपोज की गई है। वो है कि एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड मिनिमम नहीं करेंगे। ये ऑब्लिगेशन ऑप्शनल नहीं है बल्कि लीगली बाइंडिंग है। अगर गवर्नमेंट किसी अनस्किल्ड वर्कर के लिए ₹300 पर डे मिनिमम वेजेस नोटिफाई करती है तो एम्प्लॉयर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उससे कम पेमेंट नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि बिजनेस लॉस में है, मार्केट कॉम्पिटिटिव है या फिर वर्कर का आउटपुट ही कम है। लॉ ये मानता है कि मिनिमम वेजेस का पेमेंट वर्कर के सर्वाइवल एंड डिग्निटी से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखो कि मिनिमम वेजेस का पर्पस सिर्फ इनकम देना नहीं बल्कि वर्कर को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना है सो दैट कि वो अपना एंड अपनी फैमिली का बेसिक खर्चा मैनेज कर सके। अगर एम्प्लॉयर इस ड्यूटी को वायलेट करता है तो ये डायरेक्ट वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन माना जाता है एंड इस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट इज सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 इज कि एप्लीकेबिलिटी अक्रॉस इंडस्ट्रीज। इस पॉइंट को ना बहुत ध्यान से समझना। सेक्शन 5 सिर्फ फैक्ट्रीज एंड बड़ी कंपनीज तक ही लिमिटेड नहीं है। ये प्रोविजन सभी इंडस्ट्रीज एंड सभी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर अप्लाई होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विस सेक्टर हो, डोमेस्टिक वर्क हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर एग्रीकल्चर हो। मिनिमम वेजेस रूल है वो सब पर एप्लीकेबल होता है। इस प्रोविजन हो चाहे वो स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड, ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। फॉर एग्जांपल कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड एक ऑफिस क्लर्क का काम अलग हो सकता है लेकिन दोनों के लिए गवर्नमेंट के थ्रू नोटिफाई की गई मिनिमम वेज एप्लीकेबल होगी उनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सैलिटी का इफेक्ट ये होता है कि वेज डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाता है एंड कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर की वीक मतलब उसकी कम बार्गेनिंग पोजीशन का मिसयूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल प्रोटेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस की। सेक्शन 5 सिर्फ एक मोरल रूल नहीं है बल्कि एक इन्फोर्सेबल लीगल प्रोविजन है। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट अथॉरिटी उस पर एक्शन ले सकती है। इस एक्शन में कई चीजें इंक्लूड हो सकती है जैसे कि एम्प्लॉयर पर मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज करना या फिर लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है एम्प्लॉयर के अगेंस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्कर को अपनी अंडर पेड वेजेस रिकवर करने का राइट मिलता है इस एक्शन के अंडर। तो स्टूडेंट, ये बात ऑलवेज याद रखना कि लॉ तभी इफेक्टिव होता है जब वो सिर्फ लिखा हुआ रूल ना हो बल्कि उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट भी स्ट्रॉन्ग हो। तो सेक्शन 5 इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आर फोर्थ पॉइंट इज, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशन। क्लास, अब हम एक ना सिंपल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट की कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि हमने ऊपर सेकंड हेड में डिस्कस किया था। अब अगर एम्प्लॉयर वेजेस नहीं दी जा रही, अगर ऐसे केस में वर्कर कंप्लेंट फाइल करता है तो इन्फोर्समेंट अथॉरिटी एम्प्लॉयर के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है एंड वर्कर का जो भी ड्यू अमाउंट है उसकी रिकवरी करवा सकती है। स्टूडेंट, इस एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि लॉ सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि हर रियल लाइफ सिचुएशन में इक्वली एप्लीकेबल होता है। नाउ लेट्स वी सी वन केस लॉ रिलेटिंग टू इट। इन सेक्शन 5 के रिलेटेड केस लॉ, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस आर कृष्णा मूर्ति। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि मिनिमम वेजेस एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। कोर्ट ने कहा कि इसका प्राइमरी पर्पस सोसाइटी की वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करना है एंड सोशो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना है। कोर्ट ने यह भी एम्फेसाइज किया कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी लीगली इन्फोर्सेबल है एंड मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट देना डायरेक्ट वायलेशन ऑफ
लो है। तो स्टूडेंट्स इस केस लो से हमें ये समझ आता है कि मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट सिर्फ स्टैट्यूट तक लिमिटेड नहीं है बल्कि कोर्ट्स भी इसको स्ट्रांगली इन्फोर्स करते हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन 5 मिनिमम वेजेस फ्रेमवर्क का फाउंडेशन स्टोन है। ये प्रोविजन इंश्योर करता है कि हर वर्कर की बेसिक राइट टू अर्न मिनिमम वेजेस प्रोटेक्टेड रहे एंड कोई भी एम्प्लॉयर उस राइट को डाइल्यूट ना कर सके। वर्कर की एम्प्लॉई की जो मिनिमम वेजेस का राइट है उसके साथ एम्प्लॉयर छेड़खानी नहीं कर सकता। वी विल डिस्कस द सेक्शन 6 जो कि मिनिमम वेजेस की फिक्सेशन एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। स्टूडेंट सेक्शन 5 में हमने देखा कि मिनिमम वेजेस देना कंपलसरी है एंड सेक्शन 6 में हम देखेंगे कि मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स की जाती है। जे मिनिमम वेजेस फिक्स करना ना एक मैकेनिकल एंड रैंडम प्रोसेस नहीं है बल्कि एक सिस्टमैटिक रैशनल एंड फेयर एक्सरसाइज है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। इस सेक्शन 6 के प्रोविजन को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट का रोल देखते हैं इन फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो कि मिनिमम वेजेस फिक्सेशन में सेंट्रल एंड स्टेटमेंट दोनों का रोल क्या होता है। दोनों का रोल अलग अलग भी है एंड इंटरकनेक्टेड भी। सबसे पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है एक बेस फ्रेमवर्क तैयार करना। इस फ्रेमवर्क में ये डिसाइड होता है कि मिनिमम वेजेस फिक्स करते टाइम कौन कौन से एसेंशियल फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं जैसे कि लिविंग कॉस्ट, नेचर ऑफ इंडस्ट्री एंड जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ सेंसिटिव एंड स्पेशल एम्प्लॉयमेंट के लिए गाइडलाइंस भी इशू करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस सिस्टम का स्केलेटन तैयार करती है। अब आते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट पर। स्टेट गवर्नमेंट अपनी लोकल एंड रीजनल रियलिटीज के अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस फिक्स करती है। स्टेट अपने एरिया के कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन रेट, इंडस्ट्रियल कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न को देखकर एक्चुअल वेज रेट नोटिफाई करती है। तो स्टूडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है मिनिमम वेजेस का फ्रेमवर्क क्या होगा एंड स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उसकी जो पार्टिकुलर स्टेट है उसमें एग्जैक्ट वेजेस कितनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्सेशन का स्केलेटन है एंड स्टेट गवर्नमेंट मसल्स एंड स्किन है। दोनों गवर्नमेंट मिलकर ही फेयर वेज सिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं। स्टूडेंट्स नाउ लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6। स्टूडेंट सेक्शन 6 का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमम वेजेस को फेयर, साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से फिक्स किया जाए सो दैट कि हर वर्कर को उसकी स्किल, वर्क टाइप एंड जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग से प्रॉपर वेजेस मिल सके। ये सेक्शन ना टाइम बेस्ड वेजेस एंड पीस रेट वेजेस दोनों के लिए क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है सो दैट कि एम्प्लॉयर एंड वर्कर दोनों को क्लैरिटी मिल सके। स्टूडेंट सबसे पहले हम टाइम बेस्ड वेजेस के कंसेप्ट को समझते हैं। टाइम बेस्ड वेजेस का मतलब होता है कि वर्कर को वर्क के टाइम के अकॉर्डिंग से पेमेंट मिलेंगी, चाहे ही आउटपुट ज्यादा हो या फिर कम हो। गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को आर्ली, डेली एंड मंथली बेसिस पर फिक्स करती है सो दैट कि वर्कर की मिनिमम इनकम सिक्योर रह सके। स्टूडेंट इस प्रोविजन की इंपॉर्टेंस ये है ना कि हर वर्कर को एक बेसलाइन इनकम प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर किसी दिन वर्कर का आउटपुट जो है वो चाहे कम हो या फिर ज्यादा हो पर उनको फिर भी मिनिमम वेजेस मिलनी मैंडेटरी है जो फिक्स करी गई है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक फैक्ट्री वर्कर के लिए जो डेली मिनिमम वेजेस है वो ₹300 फिक्स करी गई है। तो चाहे ही उस दिन प्रोडक्शन कम हो या फिर ज्यादा हो वर्कर को वो ₹300 मिलने ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स टाइम बेस्ड वेजेस उन सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जहां आउटपुट मेजर करना मुश्किल होता है जैसे कि ऑफिस वर्क, क्लरिकल जॉब्स एंड सर्विस सेक्टर्स। सब दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज द पीस वर्क वेजेस। पीस वर्क का मतलब होता है कि वर्कर को पर यूनिट काम के अकॉर्डिंग से पेमेंट मिलती है जैसे कि टेलर को पर स्टिच या फिर फैक्ट्री वर्कर को पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वेजेस मिलती है। सेक्शन 6 ये इंश्योर करता है कि पीस वर्क के केस में भी वर्कर की टोटल अर्निंग टाइम बेस्ड मिनिमम वेजेस से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रोविजन का पर्पस है कि एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाए। प्रोडक्टिविटी कभी कभी कम हो सकती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वर्कर को मिनिमम इनकम से भी कम दिए जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर डेली मिनिमम वेजेस लाइक ₹300 या फिर 500 फिक्स है एंड टेलर एक दिन कम स्टिचेस बनाते हैं मतलब कम
पीसेस सूट के पीसेस कम रेडी करते हैं एंड उनको ना ₹50 उनके काट लिए जाते हैं। जो मिनिमम वेजेस है दिन की लाइक ₹300 या फिर ₹500 है, तो उनमें से ₹50 उनके काट लिए जाते हैं। तो एम्प्लॉयर को के स्टिचेस के अकॉर्डिंग उनकी उस दिन की अर्निंग ही उतनी हुई होती है। तो अब पीस रेट वेजेस ये कहते हैं कि जो उनके ₹50 काटे गए हैं ना किसी कम काम करने की वजह से, कम प्रोडक्टिविटी की वजह से, तो वो कम काटे नहीं जा सकते, वो डिक्रीज नहीं किए जा सकते, उनको मिनिमम वेजेस तो मिलनी ही चाहिए। इस प्रोविजन से वर्कर की इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड प्रोटेक्ट रहती है एंड एम्प्लॉयर आर्बिट्रेरी पेमेंट नहीं कर सकता। स्टूडेंट नाउ लेट्स वी सी द डिफरेंस बिटवीन टाइम वर्क एंड पीस वर्क कि टाइम वर्क एंड पीस वर्क में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि टाइम वर्क में पेमेंट वर्क के टाइम पर होती है एंड पीस वर्क में पेमेंट वर्क की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन दोनों केसेस में एक बात कॉमन है, मिनिमम वेजेस गारंटी। दोनों केसेस में ही उनको जो मिनिमम वेज फिक्स करी गई है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए पीस वर्क सिस्टम भी मिनिमम वेजेस के प्रिंसिपल से एस्केप नहीं कर सकता। आफ्टर दैट आपकी स्क्रीन पर जो डिफरेंस टेबल अच्छे से दिया गया, आप इसको अच्छे से समझ लो। हम इसको और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चीजें बार बार रिपीट ही होगी। Now let's we see the factors to be considered while fixing the minimum wages. स्टूडेंट जब गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करती है तो वो रैंडमली कोई अमाउंट डिसाइड नहीं करती। सेक्शन 6 क्लियरली बताता है कि मिनिमम वेजेस साइंटिफिक एंड रैशनल फैक्टर्स के बेस पर ही फिक्स की जाती है। इसका रीजन ये है कि वेज फिक्सेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट वर्कर की लाइवलीहुड एंड डिग्निटी पर पड़ता है। इसलिए लॉ कहता है कि सर्टेन एसेंशियल फैक्टर्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नाउ लेट्स वी डिस्कस दिस फैक्टर वन बाय वन। दैट फर्स्ट इज स्किल लेवल। स्टूडेंट्स मिनिमम वेजेस फिक्सेशन का सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्कर का स्किल लेवल। सेक्शन 6 के अंडर वर्कर को अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। लॉ ये मानता है कि जिनके पास ज्यादा स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज होती है उनका काम ज्यादा वैल्यूएबल होता है एंड इसलिए उनके लिए मिनिमम वेजेस भी नेचुरली ज्यादा फिक्स की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक इलेक्ट्रीशियन जैसे कि वो स्किल्ड वर्कर है तो उसकी मिनिमम वेजेस ₹400 पर डे हो सकती है एंड ऑन द अदर साइड एक हेल्पर जो कि अनस्किल्ड वर्कर है तो उसकी मिनिमम वेजेस ₹250 पर डे होती है। तो स्टूडेंट्स इस स्किल्ड बेस्ड डिफरेंशिएशन का पर्पस डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं बल्कि फेयर कंपनसेशन इंश्योर करना है सो दैट कि वर्कर को उसके कंट्रीब्यूशन एंड एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग से वेजेस मिल सके। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि स्किल बेस्ड वेजेस इक्वालिटी का वायलेशन नहीं बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल लोकेशन। नेक्स्ट फैक्टर सेक्शन 6 के अंडर ये रिकॉग्नाइज करता है कि हर जगह लिविंग कॉस्ट सेम नहीं होती। अर्बन एरियाज में रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट एंड डेली एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं एंड ऑन दी अदर साइड रूरल एरियाज में कंपैरेटिवली कम होते हैं। इसलिए मिनिमम वेजेस भी लोकेशन के अकॉर्डिंग से फिक्स की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि दिल्ली में जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें डेली मिनिमम वेजेस ₹350 हो सकती है एंड ऑन दी अदर साइड किसी स्मॉल टाउन या फिर रूरल एरिया में वही वेजेस ₹250 हो सकती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्कर चाहे कहीं भी काम करे अपना मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके अच्छे से। लोकेशन बेस्ड वेजेस फिक्सेशन का एम इन इक्वालिटी क्रिएट करना नहीं बल्कि स्टूडेंट्स रियल इनकम को इक्वलाइज करना होता है क्योंकि जो बड़ी सिटी है, बड़े शहर है, उनकी लिविंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है तो इसलिए उनकी जो मिनिमम वेजेस है वो भी ज्यादा होगी एंड वैसे ही अगर हम किसी रूरल एरिया की या किसी विलेज एरिया की बात करें तो वो एज कंपैरिजन टू किसी सिटीज एंड सिटी के उनका लिविंग स्टैंडर्ड कम होता है तो इसलिए उनकी मिनिमम जो वेजेस है वो भी कम होती है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं हमारा जो कि है नेचर ऑफ वर्क। स्टूडेंट मिनिमम वेजेस फिक्स करते टाइम ना वर्क की नेचर एंड वर्किंग कंडीशन को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर काम हजेरियस, अडोरियस एंड एक्सट्रीम कंडीशन में होता है जैसे कि अंडरग्राउंड माइनिंग, हाई टेम्परेचर फैक्ट्रीज एंड फिजिकल डिमांडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क तो उन एम्प्लॉयमेंट के लिए जो मिनिमम वेजेस होती है वो हायर फिक्स की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोल माइनर्स एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नॉर्मल ऑफिस स्टाफ के कंपैरिजन में ज्यादा वेजेस मिलती है क्योंकि उनका काम रिस्की एंड फिजिकल एग्जॉस्टिंग होता है। इसका पर्पज ये है कि रिस्क एंड हार्डशिप का कंपनसेशन वर्कर को मिल सके। वो भी ये मानता है कि जहां पर ज्यादा रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है, वहां पर प्रोटेक्शन भी हाई होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। सेक्शन 6 ने एक प्रैक्टिकल अप्रोच को भी अडॉप्ट करता है। गवर्नमेंट को ये
इंश्योर करना होता है कि वेजेस कैटेगरीज लिमिटेड एंड मैनेजेबल हो। अगर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स वेज स्ट्रक्चर होंगे तो इम्प्लीमेंटेशन एंड उनका इन्फोर्समेंट भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज मेंटेन की जाती है सो दैट की ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कंप्लायंस इंक्रीज हो एंड एम्प्लॉयर्स इजीली मिनिमम वेजेस ऑब्लिगेशंस को अच्छे से समझ सके। ये फैक्टर वेज फिक्सेशन को एडमिनिस्ट्रेटिवली एफिशिएंट बनाते हैं। मींस एट ओवरऑल दिस फैक्टर स्किल लेवल, जियोग्राफिकल लोकेशन, नेचर ऑफ वर्क एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये सब फैक्टर मिलकर मिनिमम वेजेस फिक्सेशन को फेयर, बैलेंस्ड एंड रियलिस्टिक बनाते हैं। इन फैक्टर्स का मेन जो एम है, मेन पर्पस है, वो एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है, ना कि बिजनेस को अननेसेसरली बर्डन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट लेट्स वी सी द प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। अगर मिनिमम वेजेस में कुछ चेंजेस करने हो, उनको रिवाइज करना है हो, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। स्टूडेंट्स, मिनिमम वेजेस फिक्स कर देना ही काफी नहीं होता, बल्कि इकोनॉमिकल चेंजेस होते रहते हैं एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है एंड लिविंग कॉस्ट भी इंक्रीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग से जो मिनिमम वेजेस है उनमें चेंजेस करने भी बहुत जरूरी होते हैं। कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को मिनिमम वेजेस टाइम टू टाइम रिवाइज करना ही होगा एंड जनरली ये रिवीजन 5 ईयर से ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। जो रिवीजन प्रोसेस का पहला स्टेप है वो ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटीज में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इंक्लूडेड होते हैं। ये कमेटीज ग्राउंड लेवल रियलिटीज को स्टडी करती हैं, जैसे कि लिविंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड रीजनल इकोनॉमिक कंडीशंस। कमेटीज का स्टूडेंट्स जो रोल होता है वो ये होता है कि वो गवर्नमेंट को डाटा बेस्ड रिकमेंडेशन दें रिलेटिंग टू दी जो भी इकोनॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, इन आसपास इन्वायरमेंट में, सो दैट उसके अकॉर्डिंग से जो मिनिमम वेजेस है उसमें भी रिवीजन करी जाए, उसमें भी चेंजेस करे जाए। अब हमारा सेकंड स्टेप आता है, वो ये होता है कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू करना। गवर्नमेंट ना प्रपोज्ड रिवाइज्ड वेजेस पब्लिश करती है एंड स्टेक होल्डर्स को ऑब्जेक्शन एंड सजेशन देने का चांस देती है। ये पब्लिक कंसल्टेशन एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए होती है, जिससे पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग इंश्योर होते हैं। स्टूडेंट, ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि वेज रिवीजन आर्बिट्रेरी ना हो बल्कि कंसल्टेटिव हो। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल नोटिफिकेशन एंड इन्फोर्समेंट। स्टूडेंट, स्टेक होल्डर के फीडबैक को कंसीडर करने के बाद गवर्नमेंट फाइनल नोटिफिकेशन इशू करती है। इस नोटिफिकेशन के बाद रिवाइज्ड मिनिमम वेजेस लीगली इन्फोर्सेबल हो जाती है एंड नोटिफिकेशन में वेज डेट, एप्लीकेबिलिटी डेट एंड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज क्लियरली मेंशन होती है। स्टूडेंट्स, फाइनल नोटिफिकेशन के बाद एम्प्लॉयर का कंप्लायंस कंपल्सरी हो जाता है। स्टूडेंट्स, मिनिमम वेजेस का रिवीजन प्रोसीजर एक सिस्टमैटिक, ट्रांसपेरेंट एंड बैलेंस्ड प्रोसेस है। ये प्रोसेस वर्कर की परचेजिंग पावर प्रोटेक्ट करता है एंड एम्प्लॉयर को क्लैरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली ये प्रोसीजर इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड सोशल जस्टिस प्लस वेलफेयर स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। स्टूडेंट्स, अब हम सेक्शन 7 पर आते हैं, जो कि मिनिमम वेजेस के कंपोनेंट के साथ डील करते हैं। सेक्शन 6 ने हमें बताया कि मिनिमम वेजेस कैसे फिक्स की जाती है एंड सेक्शन 7 हमें ये बताएगा कि मिनिमम वेजेस एक्चुअली किस किस चीज से मिलकर बनती है। लॉ ये क्लियर करता है कि मिनिमम वेजेस सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं होती, बल्कि वर्कर के टोटल इकोनॉमिक वेलबींग को कंसीडर करती है। इसका मेन पर्पस ये है कि वर्कर की परचेजिंग पावर एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स दोनों प्रोटेक्टेड रहे। नाउ लेट्स वी डिस्कस दिस कंपोनेंट वन बाय वन। स्टूडेंट्स, मिनिमम वेजेस का सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बेसिक वेज का। बेसिक वेज वो फिक्स्ड अमाउंट होती है जो वर्कर को उसके टाइम बेस्ड वर्क के लिए मिलती है। यह वर्कर की कोर इनकम होती है, जिससे वो अपनी डेली लाइवलीहुड एंड सर्वाइवल नीड को पूरी करती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर किसी वर्कर की बेसिक वेज रुपीज 300 पर डे फिक्स की गई है, ये अमाउंट उसके काम का मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न है एंड बेसिक वेज का रोल ये इंश्योर करना है कि वर्कर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बनी रहे एंड उसकी बेसिक नीड जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग सब कुछ कवर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, बेसिक वेज मिनिमम वेज का फाउंडेशन माना गया है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस। क्लास सेक्शन 7 का जो ये लिविंग कॉस्ट का कंपोनेंट है, हम COLA मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस भी कहते हैं, ये इन्फ्लेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। लॉ ये मानता है कि अगर प्राइजेस बढ़ रही हैं एंड वेजेस सेम रह जाए तो वर्कर की रियल इनकम कम हो जाती है।
ये COLA को मिनिमम वेजेस का पार्ट बनाया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग से एडजस्ट होती रहती है, जिससे वर्कर की परचेजिंग पावर मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर बेसिक वेजेस ₹300 पर डे है एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस ₹20 पर डे है, तो टोटल वेजेस ₹320 पर डे आएगी टोटल में। अगर महंगाई और भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो COLA ₹30 पर डे हो सकती है एंड अब टोटल वेजेस उसके अकॉर्डिंगली भी इंक्रीज होगी। अगर सिंपली से है महंगाई बढ़ेगी, लिविंग कॉस्ट अगर इंक्रीज होगी, तो उनकी मिनिमम वेजेस का जो रेट है वो भी इंक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स, COLA मिनिमम वेजेस को डायनामिक एंड लिविंग कंसेप्ट बना देती है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन। स्टूडेंट, सेक्शन 7 मिनिमम वेजेस में एक और कंपोनेंट इंक्लूड करता है जिसे हम कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट जो वर्कर को इनडायरेक्टली मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज, एसेंशियल कमोडिटीज। मान लीजिए कि अगर वर्कर को राशन, फूड, ग्रेन्स एंड कोई और एसेंशियल आइटम्स सब्सिडीज रेट पर मिलती है, तो उसकी जो कैश वैल्यू होती है उससे मिनिमम वेजेस के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वर्कर को सब्सिडीज राइस एंड शुगर मिलती है जिनकी कैश वैल्यू ₹10 पर डे है, तो जे ₹10 मिनिमम वेजेस का पार्ट माना जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रोविजन का एम ये है कि वर्कर को मिलने वाले एक्चुअल इकोनॉमिक बेनिफिट को रिकॉग्नाइज किया जाए, सिर्फ कैश पेमेंट को नहीं। नाउ नेक्स्ट आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज ऑल इंक्लूसिव रेट विच इज आल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 7। क्लास सेक्शन 7 मिनिमम वेजेस को ऑल इंक्लूसिव रेट के रूप में डिफाइन करता है। इसका मतलब है कि मिनिमम वेजेस इज इक्वल टू बेसिक वेजेस प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस। ये अप्रोच इंश्योर करता है कि वर्कर को कंप्लीट कंपनसेशन पैकेज मिले, जिसमें कि मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट दोनों कवर किए जाते हों। एग्जाम्पल की एक जो वर्कर है उसकी जो बेसिक वेज है वो है ₹300 पर डे एंड उसको जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस मिल रही है वो है ₹20 पर डे एंड जो कंसेशन मिल रहा है वो है ₹10 पर डे। तो ये सारी चीजें मिलकर तीनों टोटल मिलकर मिनिमम वेजेस बनाती है एक वर्कर की, जो की होती है ₹330 पर डे। तो स्टूडेंट्स, ऑल इंक्लूसिव अप्रोच का जो मेन पर्पस है, मेन फोकस है, वो ये है कि वर्कर के लिविंग स्टैंडर्ड्स को रियलिस्टिकली प्रोटेक्ट किया जाए। नाउ लेट्स वी टेक वन केस लो। स्टूडेंट्स, जुडिशरी ने भी सेक्शन 7 को इस अप्रोच को, मतलब जो सेक्शन 7 की अप्रोच है उसको सपोर्ट किया है इन द केस ऑफ वर्कमैन ऑफ AP स्टील्स लिमिटेड वर्सेस मैनेजमेंट। इस केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि वेजेस के कंसेप्ट में सिर्फ मॉनेटरी पेमेंट ही नहीं बल्कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इंक्लूडेड होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वर्कर को एक कंप्लीट कंपनसेशन पैकेज मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ बेसिक वेजेस। तो स्टूडेंट, ये केस लो सेक्शन 7 के ऑल इंक्लूसिव वेज कंसेप्ट को जुडिशियल बैकिंग देता है। तो स्टूडेंट, सेक्शन 7 हमें इंश्योर करता है कि मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट सिर्फ बेसिक सैलरी तक लिमिटेड ना रहे, इसमें इन्फ्लेशन, एसेंशियल नीड्स एंड वर्कर की लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी ध्यान में रखा जाए एंड बाकी सारे कंपोनेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए बेसिक वेजेस के साथ साथ। ये प्रोविजन वर्कर की इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड वेलफेयर को प्रोटेक्ट करता है एंड साथ ही साथ में एम्प्लॉयर्स को क्लियर लीगल गाइडेंस देता है कि मिनिमम वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। Now under section 8 we will see the procedure for fixing and revising the minimum wages. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने रिवाइजिंग और मिनिमम वेजेस का कंसेप्ट थोड़ा बहुत सेक्शन 6 के अंदर भी देखा था, नाउ लेट्स वी डिस्कस इट इन मोर डिटेल। सेक्शन 8 का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमम वेजेस का फिक्सेशन एंड रिवीजन एक आर्बिट्रेरी एंड वन साइडेड एक्सरसाइज ना हो, बल्कि ये एक ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए। लॉ ये मानता है कि वेजेस सिर्फ इकोनॉमिक फिगर नहीं होते बल्कि वर्कर की डिग्निटी, लाइवलीहुड एंड सोशल सिक्योरिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए सेक्शन 8 इंश्योर करता है कि मिनिमम वेजेस डिसाइड करते टाइम सिर्फ गवर्नमेंट का यूनिलेटरल डिसीजन ना हो बल्कि वर्कर, एम्प्लॉयर एंड सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स सभी का पर्सपेक्टिव इंक्लूड किया जाना चाहिए। इस प्रोविजन के थ्रू वेज फिक्सेशन को डेमोक्रेटिक एंड क्रेडिबल बनाया गया है। स्टूडेंट, इस सेक्शन के अंडर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास दो मेन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड इज की कमेटी एंड सब कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके थ्रू वेजेस का स्टडी एंड एनालिसिस किया जाता है। एंड सेकंड मेथड इज ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इशू करना, जिसमें प्रपोज्ड वेजेस पब्लिश की जाती है एंड पब्लिक को ऑब्जेक्शन एंड सजेशन देने का मौका दिया जाता है। स्टूडेंट्स, पब्लिक कंसल्टेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ग्राउंड लेवल रियलिटीज, इंडस्ट्री कैपेसिटी एंड वर्कर कंसर्न्स डायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचते हैं।
ये प्रोसेस आर्बिट्रेरी वेज फिक्सेशन को रोकता है एंड डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी एंड लेजिटिमेसी को लेकर आता है। तो स्टूडेंट सेक्शन 8 स्पेसिफिकली कमेटी कंपोजिशन पर भी फोकस करता है। लॉ के अकॉर्डिंग पेज फिक्सेशन कमेटी में एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जबकि स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स टोटल मेंबर्स का मैक्सिमम 1/3 हो सकते हैं। इस बैलेंस स्ट्रक्चर का पर्पज ये है कि कोई एक स्टेक होल्डर ग्रुप डिसीजन पर डोमिनेट नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर प्रोडक्टिविटी एंड अफोर्डेबिलिटी का व्यू पॉइंट रखते हैं एंड वर्कर्स लाइवलीहुड एंड डिग्निटी का एंड साथ में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट इस ट्रायंगुलर बैलेंस से वेज फिक्सेशन रैशनल एंड फेयर बनते हैं। तो स्टूडेंट सेक्शन 8 एक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफगार्ड प्रोवाइड करता है, जो है मैंडेटरी रिवीजन इंटरवल। स्टूडेंट्स मिनिमम वेजेस को नॉर्मली हर 5 साल के अंदर रिवाइज करना जरूरी होता है। इसका रीज़न ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन स्टैटिक नहीं होती, मतलब उसमें चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। अगर वेजेस रिवाइज नहीं की जाएंगी तो वर्कर की जो रियल इनकम है वो गिर सकती है, डिक्रीज हो सकती है। तो इस प्रोविजन की हेल्प के साथ, इस प्रोविजन के थ्रू लॉ इंश्योर करता है कि मिनिमम वेजेस आउटडेटेड ना हो जाए एंड वर्कर की परचेजिंग पावर प्रोटेक्टेड रहे विद द चेंजिंग ऑफ द इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। एंड वेज रिवीजन से पहले ना स्टूडेंट्स एडवाइजरी बोर्ड से कंसल्टेशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड एक एक्सपर्ट बॉडी होती है जो कि वेजेस पॉलिसी के ब्रॉडर इम्पैक्ट, इंटरसेक्टोरियल बैलेंसेस एंड सोशल जस्टिस के एस्पेक्ट्स पर गाइडेंस देती है। एंड इस कंसल्टेशन की मदद से गवर्नमेंट के पास डिसीजन लेने का बेस होता है एंड उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मल एंड बैलेंस्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह सेक्शन 8 वेज फिक्सेशन एंड रिवीजन को एक सिस्टमैटिक, इंक्लूसिव एंड प्रेडिक्टेबल प्रोसेस बना देता है, जो कि इंडस्ट्रियल हार्मनी एंड ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करता है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दी सेक्शन 9 दैट इज डील्स विद द नेशनल फ्लोर वेजेस। स्टूडेंट सेक्शन 9 प्रोविजन है वो जो अब कोड ऑन वेजेस 2019 में जो इसकी इंट्रोडक्शन की गई है, वो इंडियन वेज पॉलिसी में एक लैंडमार्क रिफॉर्म के रूप में देखी जाती है। इस सेक्शन का मेन एम है पूरे देश के लिए ही एक यूनिफॉर्म मिनिमम बेस लाइन को एस्टेब्लिश करना, जिससे हम नेशनल फ्लोर वेजेस कहते हैं। पहले मिनिमम वेजेस सिर्फ स्टेट लेवल पर ही फिक्स होती थी, जिससे स्टेट के बीच वाइड वेज डिस्पैरिटीज क्रिएट हो जाती थी एंड इंटर स्टेट माइग्रेशन में वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होता था। एंड स्टूडेंट इसी गैप को, इसी प्रॉब्लम को सेक्शन 9 फिल करता है एंड नेशन वाइड वर्कर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन भी करता है। स्टूडेंट नेशनल फ्लोर वेजेस एक ऐसी मिनिमम वेज है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है एंड ये एक नेशनल सेफगार्ड के रूप में काम करती है। लॉ क्लियरली प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस फ्लोर वेज से नीचे मिनिमम वेजेस फिक्स नहीं कर सकती एंड इस तरह नेशनल फ्लोर वेजेस एक नॉन नेगोशिएबल लोअर लिमिट बन जाती है, जो कि हर एक वर्कर के लिए मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर करती है, चाहे वो किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो वर्कर्स। एंड साथ ही साथ में स्टूडेंट सेक्शन 9 स्टेट्स को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि स्टेट अपनी लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन एंड रीजनल रियलिटीज के अकॉर्डिंग से ना नेशनल फ्लोर वेजेस से हायर मिनिमम वेजेस तो फिक्स कर सकती है, लेकिन उससे कम नहीं। ना सेंट्रल यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेट ऑटोनॉमी के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच मेंटेन होती है। लेट्स वी टेक वन एग्जांपल रिगार्डिंग दिस। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल फ्लोर वेजेस लाइक ₹500 पर डे फिक्स करती है एंड पंजाब अपनी हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग से एंड इन्फ्लेशन रेट के अकॉर्डिंग से ना उसको ₹550 पर डे मिनिमम वेज नोटिफाई करती है, तो पंजाब का हायर रेट अप्लाई होगा। लेकिन कभी भी ₹500 से नीचे नहीं वो पंजाब उसको, जो पंजाब अपनी स्टेट के लिए मिनिमम वेज रेट फिक्स करी है वो ₹500 है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल फ्लोर वेजेस जो फिक्स करी है उससे कम नहीं हो सकते, उससे इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि पंजाब ने ₹50 इंक्रीज करे हैं। स्टूडेंट, ये जो नेशनल फ्लोर वेजेस है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ये नेशन वाइड एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड गारंटी करती है, स्टेट के बीच वेजेस इनक्वालिटी को रिड्यूस करती है एंड सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल को री करती है एंड साथ ही साथ में ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक बेंचमार्क प्रोवाइड करती है, जिससे वेजेस फिक्सेशन प्रोसेस मोर रैशनल एंड कोऑर्डिनेटेड हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह सेक्शन 9 इंडियन लेबर लॉ को एक यूनिफाइड, फेयर एंड वर्कर सेंट्रिक डायरेक्शन देती है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस सेक्शन 10।
that is deals with the wages for less than normal working day. स्टूडेंट ये सेक्शन उन सिचुएशंस के लिए बना है जहां एम्प्लॉई किसी दिन नॉर्मल वर्किंग आवर्स से कम काम करते हैं। लॉ का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एम्प्लॉय को अनफेयर फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही एम्प्लॉय की अपनी नेग्लिजेंस को भी रिवॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसी बैलेंस को सेक्शन 10 अचीव करता है। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर कोई एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग डे से कम वर्क करता है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनेट वेज अप्लाई होता है, मतलब जितना काम हुआ उसके अकॉर्डिंग से वेजेस मिलनी चाहिए। लेकिन जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, फर्क है कि अगर एम्प्लॉई ने काम अपनी मर्जी से कम किया है या फिर अनविलिंगनेस या नेग्लिजेंस की वजह से कम काम किया है तो एम्प्लॉयर पर फुल वेज देने की ऑब्लिगेशन नहीं होती। लेकिन अगर एम्प्लॉई कम काम इसलिए कर पाया क्योंकि एम्प्लॉयर ने काम ही नहीं उसको प्रोवाइड किया, या फिर कोई पावर कट था, या फिर मशीन अनअवेलेबल थी, या फिर शॉर्टेज ऑफ वर्क थी, तो लॉ क्लियरली कहता है कि एम्प्लॉई मतलब वर्कर को पूरे नॉर्मल वर्किंग डे की वेजेस ही मिलेगी। अगर वर्कर की खुद की नेग्लिजेंस की वजह से वर्क कम हुआ है तो उसको काट कर वेजेस मिलेगी, बट अगर एम्प्लॉयर मतलब उसकी बॉस की वजह से कम काम हो पाया है एम्प्लॉयर की नेग्लिजेंस की वजह से, तब उस केस में वर्कर की मिनिमम वेजेस नहीं काटी जाएगी। इस प्रोविजन का कोर ऑब्जेक्टिव ये है कि एम्प्लॉयर अपनी डिफॉल्ट का बर्डन वर्कर पर नहीं डाल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर का नॉर्मल शिफ्ट 8 आवर का है एंड वो सिर्फ 6 आवर काम करता है क्योंकि एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं था, तो वर्कर को पूरे 8 आवर की वेजेस ही मिलेगी। स्टूडेंट इस तरह सेक्शन 10 वर्कर को एम्प्लॉयर की इनएफिशिएंसी से प्रोटेक्ट करता है एंड इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करता है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 11 दैट इज डील्स विद द वेजेस फॉर एम्प्लॉयज डूइंग मल्टीपल क्लासेस ऑफ वर्क। स्टूडेंट प्लीज, मेरी जो स्लिप ऑफ टंग हो रही है, वर्ड की प्रोनाउंसिएशन अच्छे से थोड़ी सी नहीं हो रही, प्लीज उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरी हेल्थ खराब है, बट मैं फिर भी किसी स्टूडेंट्स की डिमांड पर जो लेक्चर बना रही हूँ। सो प्लीज आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड फॉर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, प्लीज एडजस्ट इट। स्टूडेंट सेक्शन 11 जो कि मॉडर्न वर्क प्लेसेस के लिए काफ़ी रेलिवेंट प्रोविजन है। आज के टाइम में एक ही एम्प्लॉय अक्सर मल्टीपल टाइप्स के काम करता है, कभी स्किल्ड, कभी सेमी स्किल्ड, तो कभी कभी अनस्किल्ड भी। सेक्शन 11 का पर्पज ये इंश्योर करना है कि एम्प्लॉय को हर टाइप के काम के लिए फेयर एंड प्रोपोर्शनेट कंपनसेशन मिले। इस सेक्शन के अंडर अगर एक वर्कर एक ही एस्टेब्लिशमेंट में दो या फिर दो से ज्यादा कैटेगरीज का काम करता है एंड उन सब के लिए अलग अलग मिनिमम वेजेस फिक्स है, तो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को कंबाइंड एंड प्रोपोर्शनल वेजेस पे करनी होती है। एंड एम्प्लॉयर पहले आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन से काम किए गए हैं वर्कर के द्वारा, एंड देन हर काम के लिए एप्लीकेबल मिनिमम वेजेस क्या है इस बात को आइडेंटिफाई करेगा, एंड फिर हर काम में स्पेंड टाइम के प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग से वेजेस कैलकुलेट करेगा एंड उन वेजेस को कैलकुलेट करके देन वर्कर को देगा हर एक काम के लिए जो भी सुटेबल वेजेस है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है जिसमें 4 घंटे उसने स्किल्ड काम किया है एंड 4 घंटे अनस्किल्ड काम किया है, तो दोनों के लिए वेजेस अलग अलग कैलकुलेट होगी, फिर टोटल में ऐड की जाएगी। मान लीजिए कि जो 8 घंटे में से 4 घंटे उसने स्किल्ड काम किया है उसकी वेजेस उस दिन की मिनिमम वेजेस है 400 पर डे, एंड जो अनस्किल्ड वर्क किया है उसके लिए उसकी वेजेस है 150 पर डे, तो उसकी टोटल वेजेस कितनी होगी 550 फॉर दी पर डे फॉर दी 8 आवर ऑफ वर्क फॉर बोथ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्क। स्टूडेंट इस प्रोविजन का डीपर रीजनिंग ये है कि सेम वेजेस फॉर द अनइक्वल वर्क अनफेयर होती है एंड सेक्शन 11 इसी अनफेयरनेस को करेक्ट करता है। ये वेजेस डिस्प्यूट कम करता है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करता है एंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई के रिलेशन को स्टेबल बनाकर रखता है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेक्शन 12 दैट इज डील्स विद द वेजेस फॉर पीस वर्क। स्टूडेंट सेक्शन 12 को हमने ना सेक्शन 6 के हेड में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है, दैट इज द फिक्सेशन ऑफ द मिनिमम वेजेस फॉर द पीस वर्क की पीस वर्क के लिए वेजेस कैसे मिलती है वर्कर्स को एंड उसमें एम्प्लॉयर का क्या रोल होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेक्शन 13। स्टूडेंट आप सेक्शन 12 के नोट्स आपकी स्लाइड पर दिए हैं, आप अच्छे से देख लो, अगर किसी को डाउट है तो वो मुझे बता देना, आई विल क्लियर योर डाउट। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेक्शन 13 दैट इज द आवर ऑफ वर्क, रेस्ट डे एंड पेमेंट फॉर द ओवर टाइम। मतलब स्टूडेंट
सेक्शन हमें बताता है कि नॉर्मल वर्किंग आवर, वीकली रेस्ट डे एंड ओवरटाइम पेमेंट को कैसे रेगुलेट किया जाए। लॉ का बेसिक फिलॉसफी ये है कि वर्कर एक मशीन नहीं है बल्कि एक ह्यूमन बीइंग है जिसको रेस्ट एंड रिकवरी की जरूरत होती ही होती है। तो स्टूडेंट सेक्शन 13 के अंडर गवर्नमेंट नॉर्मल वर्किंग आवर को फिक्स करती है जो कि जनरली 8 आवर पर डे होती है एंड इसके अलावा हर एम्प्लॉय को वीकली एक पेड डे मिलना चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में वर्कर को रेस्ट डे पर काम करना पड़ता है तो उसके लिए उसको ओवरटाइम पेमेंट भी मिलनी चाहिए। ये प्रोविजन वर्कर के वर्क लाइफ बैलेंस एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी को प्रोटेक्ट एंड सिक्योर करता है। एंड स्टूडेंट ये जो ओवरटाइम का कंसेप्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना गया है। अगर एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करता है तो उसको हायर रेट पर वेजेस मिलनी चाहिए, जनरली मतलब जिसे हम कह देते हैं डबल रेट। ऐसे ही अपने वर्कर से या अपने एम्प्लॉय से ओवर टाइम मतलब जो नॉर्मल वर्किंग आवर होते हैं उससे ज़्यादा काम नहीं करवा सकते फ्री में। एंड इस बात को ना सुप्रीम कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल यूनियन में भी क्लैरिफाई किया है कि ओवर टाइम कोई फेवर नहीं होता बल्कि ये एक स्टैट्यूटरी राइट होती है। इस तरह सेक्शन 13 एम्प्लॉयर को ना एक्सप्लॉयटेशन करने से रोकते हैं एंड वर्कर के एक्स्ट्रा एफर्ट्स को लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द मोड्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ वेजेस दैट इज आल्सो गिवन अंडर सेक्शन 13। स्टूडेंट्स एम्प्लॉयर वेजेस ना मतलब जो एम्प्लॉयर अपने वर्कर्स को वेजेस देते हैं वो या तो कैश, चेक या फिर बैंक इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पेमेंट ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड वेरीफिएबल हो। डिजिटल पेमेंट को इसलिए प्रमोट किया गया है सो दैट की रिकॉर्ड मेंटेन हो सके एंड डिस्प्यूट कम हो एंड कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मतलब एम्प्लॉयर या फिर वर्कर दोनों में से कोई भी मैनिपुलेशन ना करे कि उनको वेजेस नहीं मिली है या मिली है, ऐसा कुछ भी करके सो उनके पास प्रॉपर एक प्रूफ और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। एंड स्टूडेंट्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैश पेमेंट अलाउड है लेकिन कंडीशन ये है कि पेमेंट टाइमली हो एंड मिनिमम वेजेस का पूरा कंप्लायंस हो। इससे एम्प्लॉयर पर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी इम्पोज होती है एंड जो कैश पेमेंट होती है उसके लिए उनको रिसीट भी देनी पड़ती है। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 14 दैट इज डील्स विद द ओवरटाइम एंड डिडक्शन फ्रॉम वेजेस। स्टूडेंट ये सेक्शन स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि जब एम्प्लॉय नॉर्मल वर्किंग आवर से ज़्यादा काम करते हैं तो उसको डबल रेट मतलब 2 मल्टीप्लाई पर वेजेस मिलेगी। इसका पर्पस सिर्फ कंपनसेशन देना नहीं बल्कि एम्प्लॉयर को अननेसेसरी ओवरटाइम इम्पोज करने से डिस्करेज करना भी है। ये प्रोविजन इकोनॉमिक जस्टिस एंड मोटिवेशनल सेफगार्ड दोनों का काम करते हैं। इसी सेक्शन के थ्रू डिडक्शन फ्रॉम वेजेस को भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया है एंड एम्प्लॉयर सिर्फ वही डिडक्शन कर सकते हैं जो कि लॉ में एक्सप्रेसली अलाउड है, जैसे कि इनकम टैक्स, पीएफ कंट्रीब्यूशन, पेंशन कंट्रीब्यूशन, लोन रिकवरी या फिर लॉफुली इम्पोज फाइन्स। एंड इनके अलावा मीन्स जो लॉ ने एक्सप्रेसली डिडक्शन अलाउ किए हैं उन्हीं को वो डिडक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वो कोई भी और डिडक्शंस नहीं कर सकते एम्प्लॉयर वर्कर की वेजेस से। एंड इसके अलावा कोई भी डिडक्शन जो होगी वो इलीगल ही मानी जाएगी। अगर एम्प्लॉयर अनऑथराइज्ड डिडक्शन करता है तो ये मिनिमम वेजेस प्रोटेक्शन का क्लियर वायलेशन है। नाउ वी विल सी दी आवर नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज द पेनल्टी एंड इन्फोर्समेंट। मतलब अगर ये सेक्शन 5 to 14 के बीच में कोई भी वायलेशन होती है, कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, उसके रिलेटेड क्या एक्शन लिया जाएगा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 20 to 25। क्लास सेक्शन 10 to 14 तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनका इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग हो एंड इसीलिए सेक्शन 20 to 25 में पेनल्टी एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। अगर एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेस, ओवर टाइम, रेस्ट डे या फिर पेमेंट प्रोविजन का वायलेशन करते हैं वैसे एम्प्लॉयर पर फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट दोनों को एक्शन लिया जा सकता है एंड उन पर ये पेनल्टी, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट की इम्पोज करी जा सकती है। एंड स्टूडेंट्स रिकॉर्ड मेंटेन ना करने पर भी पेनल्टी लगती है एंड लेबर अथॉरिटीज को इंस्पेक्शन, रिकवरी एंड प्रोसिक्यूशन के वाइड पावर्स भी दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग। स्टूडेंट इस तरह ये सेक्शंस कंप्लीट प्रोडक्टिव फ्रेमवर्क बनाते हैं जो कि वर्कर के टाइम, एफर्ट, हेल्थ, इनकम एंड डिग्निटी सबको सेफगार्ड करते हैं। ये प्रोविजन वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल्स को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करते हैं एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में फेयरनेस एंड बैलेंस को एस्टेब्लिश करते हैं। जो भी हमने सेक्शन 5 to 14 डिस्कस किया है विद सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन डिटेल रिलेटिंग टू द मिनिमम वेजेस, उसका मैंने सबका एक समरी टेबल आपको प्रोवाइड किया है फॉर द रिवीजन पर्पस, आप अच्छे से देख लो। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द कंपैरिजन of the section 5 to 14 which is deals with the concept of minimum wages under the code
on Wages 2019 and ओल्ड लॉ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में जो प्रोविजंस दी गई थी रिलेटेड टू दी मिनिमम वेजेस एंड अब जो न्यू कोड ऑन वेजेस 2019 में जो मिनिमम वेजेस कंसेप्ट के रिगार्डिंग चेंजेस करे गए हैं, पुराने लॉज की जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया गया, उनमें क्या कंपैरिजन उस सब का स्टूडेंट्स आपके स्लाइड्स पर आपकी स्क्रीन पर प्रॉपर कंपैरिजन का टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। हम इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे बिकॉज ओवरऑल सब चीज़ें हमने डिस्कस ही कर लिया। इट्स वेरी इजी, आपको एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। आप एक बार अच्छे से देख लो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर मुझे DM मैसेज कर देना या फिर कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं आपके सारे डाउट का रिप्लाई करूँगी एंड सारे डाउट अच्छे से क्लियर भी कर दूँगी। So students, now let's we conclude our today's topic of the minimum wages which is covered under section 5 of तो स्टूडेंट सेक्शन 5 to 14 का मेन पर्पज ये है कि एम्प्लॉयज़ को एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने के साथ साथ उनके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करना। ये सेक्शंस मिनिमम वेजेस फिक्स करने, रिवाइज करने, ओवर टाइम पेमेंट, मल्टीपल वर्क टाइप्स के लिए वेजेस एंड वर्किंग आवर प्लस रेस्ट डेज के लिए क्लियर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। इसका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करते हैं कि वर्कर एक्सप्लॉयटेशन ना हो एंड फेयर एंड इक्विटेबल रेम्युनरेशन मिले वर्कर्स को। एंड साथ ही साथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल्स भी क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल ये सेक्शन लेबर वेलफेयर एंड इकोनॉमिक जस्टिस को स्ट्रेंथन करते हैं। So students, here we have completed our today's concept. So in next lecture we will discuss the concept of the payment of the wages that is covered under section 15 to 25 in detail with simple explanation and easy notes. So students, मेरे चैनल के साथ बने रहना। Please subscribe to my channel for stay tuned. Thank you so much.